दोस्तों, आज की इस कड़ी में मैं आपको एक तिलिस्मी दुनिया के रोमांचक व हैरतअंगेज दास्तान के सफ़रनामे पर आपको ले चलूँगा, जिसकी इबारत तब लिखी गई थी जब हिंदुस्तान पर राजाओं और महाराजाओं की हुकूमत हुआ करती थी। यह वह दौर था, सब लोग अपने धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा आस्थावान हुआ करते थे और लोग तांत्रिकों और मांत्रिकों को काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखा करते थे। और ये जो कहानी है उसकी जो पटकथा है वह बनारस की गलियों से होती हुई मयंग आसाम के गलियों के इर्द गिर्द नर्तन करती है, घूमती है। क्योंकि आपको पता होगा जो बनारस है उसका अपना सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रहा है, जिसकी इतिहास काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली और काफ़ी ज़्यादा समृद्धशाली रहा है। और ठीक ऐसा ही जो मयंग जो आसाम में पड़ता है उसका भी अपना एक काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक विरासत को धरोहर को वो अपने अंदर समेटे हुए है, जो तंत्र की दुनिया में जादू की नगरी के नाम से जानी जाती थी, जिसका एक अनोखा और काफ़ी वैभवशाली इतिहास रहा है। जब आप इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तब आप इस बात को एहसास करेंगे, इस बात को अनुभूत करेंगे कि आप जो महाभारत में जो घटोत्कच के बारे में आप सुनते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा वह मायावी था, काफ़ी ज़्यादा बलशाली था और तंत्र की दुनिया का वह बेताज बादशाह माना जाता था, और वह मयंग में का ही रहने वाला था जहाँ पर उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो आप सहर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर घटोत्कच की उत्पत्ति मयंग नामक स्थान पर हुई, जो माया नगरी के नाम से वैश्विक पटल पर विश्वविख्यात है, उसकी अपनी क्या सांस्कृतिक धरोहर रही होगी, क्या सांस्कृतिक विरासत रही होगी। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, यह कहानी शुरू होती है बाला और अतिबाला नामक दो तांत्रिकों से, जो बनारस की गलियों में अपने तांत्रिक गुरु के सानिध्य में रहकर तंत्र की दीक्षा लिया करते थे। और जब भी वह तंत्र का दीक्षा अपने गुरु के सानिध्य में लिया करते थे, कभी कभी वे अपने गुरु के मुख से मयंग के बारे में सुना करते थे। एक तरफ उनके जो गुरु थे वह उसको कहा करते थे कि मयंग जो है उसका जो सांस्कृतिक विरासत है काफ़ी ज़्यादा वैभवशाली और समृद्धशाली है, क्योंकि वह तंत्र की दुनिया में वैश्विक पटल पर उसकी अपनी एक अनूठी व अनोखी पहचान है। तो वहीं दूसरी तरफ वह हमेशा उसको कहा करते थे कि मयंग नहीं जाना है तुमको, क्योंकि मयंग जो एक बार जाता है वह फिर से कभी वापस लौट नहीं पाता है। वो जो बाला और अतिबाला थे, चूँकि वे अपना जो शिक्षा था बाल्यावस्था से लेकर के अपने तांत्रिक गुरु के सानिध्य में वे अपनी दीक्षा ले रहे थे। क्योंकि बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था के दहलीज पर कदम रखते रखते अपने गुरु के मुख से उन्होंने हजारों हजार बार सुना था मयंग के बारे में। उन्होंने सुना था कि मयंग में ऐसे तांत्रिक और मांत्रिक है जो अपने तांत्रिक और मांत्रिक शक्ति के आह्वान से किसी भी व्यक्ति विशेष का रूपांतरण कर दिया करते हैं पशु पक्षी में। और इस बात को सुन करके वे दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरत में पड़ जाते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा इच्छा होती थी कि मैं भी जाऊँ और वहाँ की जो मायावी शक्तियाँ हैं, जो सिद्धियाँ हैं, उनको मैं भी हासिल करूँ और मैं भी तंत्र की दुनिया में पारंगत हो जाऊँ। ऐसे उनकी हमेशा इच्छा बनी रहती थी। एक तरफ उनके गुरु जो थे वह हमेशा उसके अंदर एक उत्कंठा उत्पन्न कर दिया करते थे, उसके अंदर एक जिजीविषा उत्पन्न कर दिया करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ उसके पाँव में बेड़िया डाल दिया करते थे कि जो मयंग में जो एक बार चला जाए वह दोबारा वापस लौट कर नहीं आए। जैसे जैसे वे बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था की दहलीज पर कदम रखा, वैसे वैसे गुजरते हुए वक्त के साथ जैसे जैसे वक्त का पहिया फिसलता जा रहा था, वैसे वैसे वक्त का कारवा आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। और ये जो बाला और अतिबाला थे, अब बाल्यावस्था से निकल करके अब युवावस्था के कगार पर, अब अपना दहलीज पर अब कदम रखने लगे थे। और जैसे ही इन्होंने इनके गुरु से जब ये पूरी तरह से जब इनको दीक्षा मिल गई, तब इन्होंने योजना बनाई कि अब हमें चलना है मयंग में। उस मयंग में जिसके बारे में हम अपने गुरु से बारंबार सुन चुके हैं, यह वह मयंग है जो जादू की नगरी के रूप में पूरी वैश्विक पटल पर विश्वविख्यात है। वहाँ हमें जाना है और तंत्र की उन महारत और गूढ़ रहस्यों से हमको रूबरू होना है, जिसके बारे में लोग जानना तो चाहते हैं, लेकिन उनका जो बढ़ता हुआ पग है, जो कदम है, वह अपने आप रुक जाता है। लेकिन चूंकि इन्होंने हमेशा इन्होंने बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते हुए बार बार इन्होंने मयंग के बारे में सुना था, तो इनकी जो जिज्ञासा थी मयंग को काफ़ी ज़्यादा अंतरंगता के साथ समझने की, अब वह वक्त के साथ दिनों दिन बढ़ती चली गई।
और इन्होंने योजना बनाई कि अब चूँकि हम अपने गुरु से पूरी तरह से दीक्षांत हासिल करके, पूरी तरह से दीक्षा हासिल करके हम भी तंत्र की दुनिया में महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो ललक थी, उसकी जो उत्कंठा थी, वे जिससे उसकी जो जिजीविषा थी, उस चीज़ को जानने के प्रति जो उसकी उत्कंठा थी, अब वह काफ़ी ज़्यादा बलवती हो गई थी। तो वे चाहकर भी अब चूंकि वे गुरु के प्रति जो समर्पित हुआ करते थे, चूंकि गुरु से पूर्ण रूप से अब वे दीक्षा हासिल कर चुके थे, तो गुरु ने भी उनको बोला अब तुम हमसे पूरी तरह से पूर्ण रूप से दीक्षा हासिल कर चुके हो, इसलिए तुम जाओ और दुनिया में जो जहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी तुम मदद करो। और मदद करने के नाम पर दोनों अब निकल पड़ते हैं अब मयंग की दुनिया में। एक ऐसी सफ़रनामा, एक ऐसी हैरत अंगेज दास्तान जिसके बारे में सारी दुनिया को पता है कि मयंग है क्या। क्योंकि लोगों ने मयंग के बारे में ऐसी ऐसी कहानियां सुन रखी थी कि लोग उसके बारे में जानने को काफ़ी ज़्यादा उत्कंठा पाले हुए थे, लेकिन उनका जो बढ़ता हुआ कदम था वह मयंग तक पहुंच नहीं पाता था। क्योंकि जब वे सोचते थे, जब वे सुनते थे कि जो वहाँ एक बार चला जाए वह दोबारा वापस लौट कर नहीं आता, तो उनका जो बढ़ता हुआ कदम था वह अपने आप पूर्ण रूप से रुक जाता था। लेकिन जो बाला और अतिबाला थे, चूँकि उनको भी तांत्रिक क्रियाओं में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल थी, लेकिन चूँकि वे बाल्यावस्था से इस कहानी को सुनते सुनते उनके अंदर इतनी ज़्यादा उत्कंठा हो गई, इतनी ज़्यादा वे उस चीज़ को हासिल करने के प्रति उनके अंदर जो जिजीविषा थी, जो जिज्ञासा थी, वे उससे प्रभावित होकर के अब वे दोनों अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े चलते हैं। चूँकि उनको पता नहीं था कि उनका गंतव्य स्थल जहाँ वे पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए किन किन बाधाओं का उनको सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि वे धुन के पक्के थे, वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन करके अपने गंतव्य स्थल की तरफ रुखसत हो चलते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। क्योंकि वह जो वक्त था, तो उस वक्त में जो राजा महाराजा का शासन था, और उस वक्त में आज की तरह जो हमारा जो यातायात के परिवहन के जो साधन है, उस ज़माने में वैसा परिवहन के साधन नहीं हुआ करते थे। लोग एक स्थान से दूसरी जगह पर सफ़र करने के लिए वहाँ पर वे लोग घोड़ा गाड़ी या घोड़े का इस्तेमाल किया करते थे। तो बाला और अतिबाला ने भी योजना बनाई कि हम दोनों घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर चलेंगे, और उन्होंने अपनी योजना को बदस्तूर आगे जारी रखते हुए अपने सफ़रनामा के कारवा को आगे बढ़ाते हैं और अपने गंतव्य स्थल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। वे दिन भर चला करते थे, और जैसे ही रात्रिकालीन प्रहर की प्रथम जो बेला थी, जब वह हावी होने लगती थी, सायंकालीन जो बेला थी, जब रात्रि जो थी वह स्याह के काले साये में जब लिपटने लगती थी, तब ये दोनों किसी सराय में ठहर जाते थे, और जो दिन की जो बेला होती थी, जो प्रभातकालीन बेला होती थी, सूर्योदय के बाद वे अपने गंतव्य स्थल की तरफ प्रस्थान कर जाते थे। और ऐसा करते करते तकरीबन बनारस की गलियों से निकल करके मयंग के इर्द गिर्द पहुँचने में, बोले तो आसाम के इर्द गिर्द पहुँचने में उनको तकरीबन 1 महीने का समय लग गया। जब वे असम में पहुंचते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनका जो गंतव्य स्थल है, जहां वह पहुंचना चाहते हैं, जिसका नाम मयंग है, जब वह लोगों से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो अधिकांश लोगों ने उनको ये सलाह दी कि मयंग जाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार जो मयंग चला जाए वह वापस फिर से लौट कर नहीं आता है। उनके अंदर की जो उत्कंठा थी, उनको जानने के प्रति जो जिजीविषा या उनके अंदर की जो जिज्ञासा थी, वह इस कदर उन पर हावी हो चुकी थी कि लोगों के लाख कहने के बावजूद भी वे टस से मस नहीं होते, और लोग जितना ही उसके बारे में, मयंग के बारे में जो काल्पनिक कहानियाँ जो उन्होंने सुन रखी थी, आधा हकीकत आधा फसाना, उसको सुन करके जहाँ एक तरफ वह रोमांचित होते थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी जो उत्कंठा थी वह काफ़ी ज़्यादा उद्वेलित होने लगती थी, काफ़ी ज़्यादा कुलांचे मारने लगती थी, और वह दुगनी मस्ती के साथ, दुगनी रोमांच के साथ अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए, वो प्रवास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करने लगते थे, और उनकी जो तंत्र की जो पिपासा थी, जो बुभुक्षा थी, वह काफ़ी ज़्यादा परवान चढ़ने लगती थी। अब वे अपने मंजिल तक तो पहुंच चुके थे, क्योंकि उनका जो कारवा था, अब वह अपना आधा कारवा तो अपने मंजिल को आधा हासिल कर चुके थे। असम में पहुंचने के बावजूद भी, बहुत पता लगाने के बावजूद भी, अपने वे मंजिल को हासिल करने में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे थे। क्योंकि जब भी वो किसी से पूछते कि मुझे मयंग जाना है, तो बहुत सारे लोग या अधिकांश लोग यह कहते थे कि मयंग मत जाओ, क्योंकि जो वहाँ जाता है दोबारा वापस नहीं आता है। जब वे पूछते थे कि वापस क्यों नहीं आता है, जिज्ञासा इनके अंदर इतनी ज़्यादा थी कि जब अपने सवाल का जवाब जब लोगों से पूछते थे, तो लोगों का जो जवाब था वे काफ़ी ज़्यादा
निरुत्तर थे, क्योंकि जवाब किसी के पास नहीं था। जाना तो आसान है लेकिन आना बड़ी मुश्किल है, ये सुन करके वह काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाते थे। लेकिन चूंकि बाला और अतिबाला भी तांत्रिक क्रियाओं में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे, काफ़ी ज़्यादा निष्णात थे और वे काफ़ी ज़्यादा पारंगत थे, तो अपने तांत्रिक शक्तियों से वे चाहते थे कि जब भी अगर ऐसा कुछ वाक़या हो तो वे अपने तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप को काफ़ी ज़्यादा महफूज रख सकते हैं। लेकिन चूंकि दुनिया को उनके बारे में नहीं पता था, दुनिया उनको एक आम इंसान के रूप में परिभाषित करते हुए आम इंसान के दृष्टिकोण से उनको ये बताया करते थे कि मयंग मत जाओ। लेकिन चूंकि ये धून के पक्के थे और तांत्रिक कलाओं में इनको काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल थी, इन सब बातों को सुनने के बावजूद भी वे लोगों से पता लगाते लगाते अपने गंतव्य स्थल का पता एक बार लगा ही लेते हैं। और उसमें से ये कहता है कि जो मयंग है वह जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। और मयंग का रास्ता कौन सा है? इस रास्ते का अवलंबन करके वह अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं, अपने राह का अवलंबन कर सकते हैं। उस रास्ते को बारे में उनको बताया जाता है और कहा जाता है कि वह जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। चूँकि रास्ता उनको अब पता चल चुका था, लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ जाने में कितना वक्त लगेगा, इसलिए उन्होंने यथोचित जितना हो सकता था उन्होंने बाला और अतिबाला ने अपने साथ खाने पीने की सामानें रख ली, ताकि जब तक शरीर में कुछ दिन तक की जो ऊर्जा है उसको संचय किया जा सके। बहरहाल कहानी जो है अब वो आगे बढ़ती है जब ये जंगल के बीचों बीच से होकर चलते हैं। चूँकि उस ज़माने में घड़ी नहीं हुआ करता था आम लोगों के पास वक्त का पहचान करने के लिए, तो ये लोग सूरज के उगने और डूबने के अनुसार वक्त का मुआयना करते थे कि आज एक दिन गुजर गया, कल दूसरा दिन गुजरा, जब दूसरा सूरज उगता था आसमान में, जब सूरज उदित होता था। बहरहाल ये जंगल के बीचों बीच चलते चले, जंगल इतना ज़्यादा घना था कि उस स्याह अंधेरे में अपने आप को देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन दिन के उजाले में ये दोनों चला करते थे और जैसे ही रात्रिकालीन बेला आती थी तो वे किसी पेड़ पर विश्राम करके खुद को महफूज रखने की कोशिश करते थे। बहरहाल 2 दिन 2 रात चलते चलते जंगल के बीचों बीच से होकर के ये लोग, इनके पास जो खाना और पीना था वो बिल्कुल पूरी तरह से अब खत्म हो चुका था और इनका जो शरीर था पूरी तरह से निढाल हो चुका था। मंजिल तो जो था जो इनको नज़र नहीं आ रहा था। अब ये जंगल के इतने अंदर आ चुके थे कि अब शरीर के अंदर इतनी जान भी नहीं थी, इतनी ऊर्जा संचित भी नहीं थी कि अब वे फिर से जंगल के उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए जहाँ से वे अपनी सफ़रनामा को शुरू किए थे वे फिर से उस जगह पर आ सके। बहरहाल अब लौटना भी मुश्किल था। बहरहाल किसी भी तरह से अपने रास्तों का, अपने मंजिल को याद करते हुए, खुद को हिम्मत बताते हुए फिर से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जब जंगल के बीचों बीच पहुँचते हैं तो ये देख करके ये काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त चांदनी रात थी। चांदनी रात होने की वजह से चूँकि इनको बहुत अच्छा से सब कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ कुछ दिख रहा था जो ऐसा लगता था कि जिस जगह पर वे खड़े हैं वह बिल्कुल कोई ना कोई वहाँ पर बस्ती बसी हुई है। अब चूँकि चांदनी रात थी, चांदनी रात में ये अगल बगल के दृश्य को देखते हैं, मुआयना करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यह झोंपड़ी से बनी हुई कोई झोंपड़ीनुमा बस्ती है जहाँ पर केवल और केवल झोंपड़ियाँ ही झोंपड़ियाँ हैं। और झोंपड़ी के बीचों बीच एक प्रविष्ट द्वार था जो बहुत बड़ा सा द्वार था और उस प्रविष्ट द्वार को पार करके कोई व्यक्ति विशेष अंदर जा सकता था, लेकिन इसके लिए या तो दरवाजे को खोलना पड़ता या फिर दरवाजे को लांघ करके एक इस पार से दूसरी पार पर जाया जा सकता था। चूँकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा भूखे थे, काफ़ी ज़्यादा इनको प्यास लगी हुई थी, तो चूँकि चांदनी रात थी तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर बैठ करके इंतज़ार करने से अच्छा है कि किसी न किसी तरह से हम लोग इस जो प्रविष्ट द्वार बनी हुई है इसको हम लोग लांघ करके इस पार से उस पार निकल चलते हैं। बाला ने भी उसका समर्थन किया और अतिबाला की चूँकि ये योजना थी तो बाला और अतिबाला दोनों साथ में मिलकर के अपनी योजना को आगे बढ़ाते हैं और मूर्त रूप देते हुए उस प्रविष्ट द्वार को एक इस पार से पार करके उस पार चले जाते हैं। जब वह अंदर प्रविष्ट करते हैं तो वहाँ के मंजर को देख करके काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वे वहाँ देखते हैं कि दूर दूर तक कहीं भी किसी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था, जीवन का कोई वहाँ पर चिन्ह नहीं नजर आ रहा था। ये काफ़ी देख करके अचंभित हो जाते हैं। बाला कहता है कि चलो हम किसी दरवाजे को खटखटाते हैं, शायद उसमें से कोई व्यक्ति आएगा, कोई व्यक्ति विशेष आएगा, फिर हम जा करके वहाँ पर उसे अपने खाने पीने का जो सामान है हम उसे याचना करेंगे और वह हमें हमारी सहयोग करेगा। बाला तो आपस में जब ये वार्तालाप होती है बाला और अतिबाला के बीच, तो बाला और अतिबाला एक दूसरे को सलाह देते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम तो चलेंगे, लेकिन चूंकि रात्रिकालीन बेला है और रात्रिकालीन बेला में चूंकि चांद की दूधिया प्रकाश में चूंकि हर जगह पर दूधिया प्रकाश से पूरी झोंपड़ी पुलकिल उजाले में
चमक रही है, लेकिन रात्रिकालीन बेला में किसी रात्रिकालीन जो मध्य रात्रि या मध्य प्रहर है, अंतरात्रिकालीन की अंतिम प्रहर है, इस प्रहर में किसी दरवाजे को खटखटाना शोभा नहीं देता है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो ये झोंपड़ीनुमा घर का जो प्रविष्ट द्वार है, इस प्रविष्ट द्वार से होकर के हम लोग पूरे गांव का मुआयना करते हैं। शायद हो सकता है कि कोई प्रविष्ट जो द्वार हो वह खुला हुआ हो और कोई झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ हो, वहाँ जा कर के हम लोग याचना करेंगे और हम लोग भिक्षाटन में हम लोगों को जो प्राप्ति होगी, हम लोग उससे अपनी बुभुक्षा को प्रशांत कर लेंगे, पिपासा को पूरी तरह से शांत कर लेंगे। तो दोनों तैयार हो जाते हैं और फिर जो प्रविष्ट द्वार था उसके एक हिस्से से लेकर के गांव का अंतिम जो छोर था उसकी पूरी तरह से मुआयना कर लेते हैं। लेकिन उनको इस बात को देख करके काफ़ी ज़्यादा अचंभा लगता है कि जब वे मुआयना करते हैं तो न वहाँ पर किसी जानवर, या तो कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भालू, किसी भी तरह के जंगली जानवर की आवाज़ या शोरगुल का उनको श्रवण नहीं होता है, वे उसको सुन नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे विलक्षण बात वह यह देखकर अचंभित हो जाते हैं कि हर एक दरवाज़ा पर एक दो पिंजड़ा टंगा हुआ है जिसमें तोता रखा हुआ है, और उन तोते को देख करके ये अचंभित हो जाता है कि यहाँ पर न कोई जंगली जानवर है, न कोई पालतू जानवर है, न किसी तरह के जानवर का आवाज़ सुनाई दे रहा है, न ही किसी घर में जो रोशनी जलती है घर के दीवारों से जो टाट की बनी हुई है, टाट की दीवारों से किसी भी तरह से की जो रोशनी है वह बाहर छनकर भी नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि ये भूख और प्यास इन पर इतनी हावी हो चुकी थी कि इनकी जो बुद्धि, जो विवेक थी, अब वह काम करना बंद कर चुकी थी और वह इतने ज़्यादा निढाल हो चुके थे कि उनके शरीर के अंदर जो ऊर्जा का जो संचय था वह बिल्कुल पूरी तरह से अब वो छीन हो चुका था। फिर जब वो अंतिम वो झोंपड़ीनुमा जो गांव था, जब उसके अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तो फिर भी देखते हैं कि हर चीज़ पूरी तरह से प्रशांत है। शांति के बदन में शांति के ऐसा लगता है उसको देखने के कि कब्रिस्तान की शांति जो है, खामोशी है, वह पूरी तरह से उस झोंपड़ीनुमा गांव में पूरी तरह से फैली हुई है। तो दोनों फिर से एक बार आपस में एक दूसरे को सुझाव देते हैं और कहते हैं कि चलो अब तो ये बिल्कुल पूरी तरह से सारे लोग सोए हुए हैं, तो चलो हम लोग जहाँ से अपना सफ़रनामा शुरू किए थे, जिस प्रवेश द्वार से हम लोग प्रवेश किए थे, अब हम लोग वहीं बैठकर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि जब प्रभातकालीन बेला होगी तब कोई ना कोई आएगा और उस दरवाजे को खोलेगा और उसी वक्त हम उससे याचना करेंगे और हमारी जो बुभुक्षा और हमारी जो पिपासा है, हमको याचना में, हमको भिक्षाटन में जितनी प्राप्ति होगी उसको खा करके या पी करके हम लोग अपनी भूख और प्यास को मिटा लेंगे। दोनों आते हैं और फिर से इस प्रवेश द्वार पर बैठ जाते हैं। लेकिन इस घटना के कुछ समय के पश्चात वे देखते हैं कि अचानक एक दरवाज़ा खुलता है। उस दरवाजे के अंदर से एक खूबसूरत लड़की, जिसका उम्र, जैसे कि इन्होंने अपने किताब में जो अपनी बायोग्राफी लिखी, जो उन्होंने अपनी जीवनी लिखी, तो उस जीवनी में वो वर्णन करते हैं कि जब मैंने उस लड़की को देखा तो उस लड़की की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के तकरीबन थी, जैसा कि उनका अपना कथन था, जैसा कि उन पर जो किताब जो लिखी गई थी उसमें उनका ऐसा स्टेटमेंट था। और बताते हुए आगे कहते हैं कि 20-22 साल की वो लड़की थी और वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, चूँकि चांद की जो दुधिया रोशनी थी अब बिल्कुल प्रभातकालीन बेला की जो प्रथम जो किरण थी अब हावी होने लगा था, पूरी तरह से जो फिजा थी। अब चिड़ियों का जो कलरव था, जिस जंगल से होकर के वे अंदर प्रविष्ट किए थे, अब चिड़ियों का कलरव पूरी तरह से मंजर में काफ़ी ज़्यादा अब किलकारी आने लगी थी। अब मंजर जो था काफ़ी ज़्यादा चिड़ियों के कलरव से, चिड़ियों के आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा अब गुंजित होने लगी थी। और अब वे उस लड़की को अच्छी तरह से देख सकते थे, चूँकि जो अब चांद की जो दुधिया रोशनी थी अब काफ़ी ज़्यादा अब छिन्न पड़ चुकी थी, क्योंकि अब प्रभातकालीन बेला में सूरज की जो प्रथम किरण थी पूरी प्रखरता के साथ अब उदित होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। बहरहाल वो जो लड़की है वह आती है, फिर से अपने अंदर से दरवाजे को खोलती है और चूँकि दरवाजे को खोलती है और एक पिंजड़े को लेकर आती है और अपने जो उनका जो झोंपड़ीनुमा घर था उसके सामने के हिस्से में उस पिंजड़े को टांग देती है। और अचानक उस लड़की की नज़र बाला और अतिबाला पर पड़ती है। बाला और अतिबाला को देख करके वह लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और उसकी आवाज़ को सुन करके वहाँ पर एक और लड़की निकलती है जो उसके घर के ठीक सामने था। और यह वही घर था कि जिस प्रवेश द्वार से बाला और अतिबाला अंदर प्रविष्ट किए थे, उसी प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने उस लड़की का घर था जिसने पहले बाला और अतिबाला को देखा था। लड़की जब चीखती है और चिल्लाती है तो बाला और अतिबाला
उस आवाज़ को सुनकर के काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि एक तरफ उनके शरीर में बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल ऊर्जा नहीं थी, तो दूसरी तरफ जैसे ही वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, उसके चीखने और चिल्लाने से एक दूसरा दरवाज़ा खुलता है उसके घर के ठीक सामने से, और उसमें से एक दूसरी लड़की निकलती है। बाला और अतिबाला उसको देख करके फिर से अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि इस लड़की की उम्र भी तकरीबन उतनी ही थी जितनी की पहली की। और सबसे विलक्षण बात यह थी कि जो जैसी पहली जो लड़की थी, जो दरवाजे से, जो झोंपड़ी नुमा घर के दरवाजे से बाहर निकली थी, जितनी ज़्यादा खूबसूरत हुआ थी किसी भी मायने में, यह लड़की जो दूसरी बार जो अपने घर से दूसरी बार निकली थी, मतलब पहली लड़की तो पहली बार निकल गई, और वह लड़की जब बाला और अतिबाला को देख करके, जब पहली लड़की चीखती है, चिल्लाती है, तब वह लड़की आती है और वह भी देख करके चीखने और चिल्लाने लगती है। और उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ को सुन करके उस झोंपड़ी नुमा गाँव में जितने भी जो व्यक्ति विशेष थे, सारे लोग एक जगह पर जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। बाला और अतिबाला की आंखें तब फैली, उसकी जो आंखें थी विस्मय से तब फैली रह जाती है, काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाती है यह देख करके कि उसके इर्द गिर्द जितने भी व्यक्ति विशेष उसको जो नज़र आ रहे हैं, सारी की सारी लड़कियां हैं। उसमें ऐसी कोई भी नहीं थी जिसको वह बूढ़ा कह सकता था, उसमें से कोई भी ऐसी नहीं थी जिसको वह छोटा बच्चा कह सकता था, कोई भी ऐसा नहीं था जिसको वह वृद्ध कह सकता था, कोई भी ऐसा नहीं था जिसको वह शादीशुदा कह सकता था। जितनी भी लड़कियां थी तकरीबन 20 से 22 साल की उनकी उम्र थी। ये देख करके बाला और अतिबाला काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं, लेकिन चूँकि उन पर भूख और प्यास काफ़ी ज़्यादा हावी थी, लेकिन चाहकर भी वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी अचानक दूसरे ही पल वह जो मंजर था वह बिल्कुल एक खूनी संघर्ष में बदल जाता है। जो लड़की पहले उसको देखी थी बाला और अतिबाला को, वह जिद पर अड़ जाती है कि मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा, और जो लड़कियां हैं सारे आपस में लड़ने लगती है कि बाला और अतिबाला पर मेरा हक है। यह देख करके बाला और अतिबाला फिर से एक बार अचंभित हो जाता है, अरे मैं तो अजनबी हूँ, क्योंकि उनको वहाँ का भाषा समझ में नहीं आता था, क्योंकि जिस भाषा में वे लड़कियाँ आपस में, जो खूबसूरत लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी, क्योंकि ये उनका भाषा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर जज करते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी सारी की सारी लड़कियाँ बाला और अतिबाला को अपने साथ लेकर ले जाना चाहती थी, अपने घर पर ले जाना चाहती थी। लेकिन चूँकि बाला और अतिबाला, चूँकि उनके शरीर में जान नहीं था, इसलिए वे इस घटना को बिल्कुल असहाय दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं। अचानक उसी में से एक लड़की आती है जो काफ़ी ज़्यादा, वो भी सारी लड़कियां खूबसूरत थी, सारी लड़कियों का उम्र 20 से 22 साल के तकरीबन था। उन लड़कियों को देख करके बाला और अतिबाला अंदाज़ लगाते हैं कि शायद यह इसकी मुखिया है, मतलब ये इसकी हेड है, जो सारे यहाँ पर सारे को ये डोमिनेट करती है। क्योंकि उसका जो नेचर था, उसका जो प्रवृत्ति थी, वह काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट था, वह काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी सबको। उसने इशारों में कुछ कहा, जिसको देख करके, जिसको सुन करके बाला और अतिबाला ने अंदाज़ लगाया कि उसका शायद जजमेंट ये था कि जिस लड़की ने बाला को पहली बार देखा, जिस लड़की ने बाला और अतिबाला में जिसको पहले देखा, वह पहले उस लड़की को पहले वह उसमें से किसी एक को ले जाएगा, उसको चयन करने का अधिकार है। और जिस लड़की ने उसमें बचे हुए दूसरे सदस्य को दूसरी बार देखा, तो वह उसको अपने साथ ले जाएगा। यानी कि अब जो खूनी संघर्ष था, अब बातचीत के रास्ते से वो जो समस्या थी अब बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। यानी कि वो जो झोंपड़ीनुमा घर था, झोंपड़ीनुमा घर के सामने में जो दो खूबसूरत लड़कियों का घर था, जो जादूगरनियाँ थी, ये उस वक्त बाला और अतिबाला को नहीं पता था, क्योंकि जिस जगह पर वह खड़ा है उस जगह का नाम क्या है। क्योंकि उस वक्त भी इस बात से अनजान थे कि जहाँ पर वह पहुँचना चाहते थे यह वही जगह है जहाँ पर जो उसकी मंजिल थी। लेकिन इस बात से वे बेखबर थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो किस जगह पर खड़े हैं। बहरहाल कहानी जो है वह आगे अपना कारवा बढ़ाती है, कहानी का जो कारवा है वह आगे की तरफ चलती है। और चूँकि बाला और अतिबाला चूँकि एक दूसरे के घर के आमने सामने थे, तो बाला जो था, अब कहानी में हम बाला के बारे में हम प्रतिबिंबित करेंगे कहानी में बाला के साथ क्या हुआ, क्योंकि अतिबाला को भी अगर हम साथ में लेकर चले तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो जो बाला है, बाला काफ़ी ज़्यादा भूखा था। बाला जैसे उस लड़की के साथ जाता है, बाला अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ और मुझे भूख लगी है। लड़की कहती है कि तुम जाओ नहा लो, और कुछ समय के बाद मैं तुम्हारे लिए जब तक तुम नहाओगे तब तक मैं काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन बना करके तुमको रखूँगी, तुम्हारे लिए रखूँगी, तुम आना और खा लेना। बाला जाता है स्नान करने के लिए। नहाने धोने में उसको तकरीबन मुश्किल से वक्त लगता है तकरीबन 15 से 20 मिनट। लेकिन जब वो अपने नित्य क्रियाक्रमों से निवृत्त होकर के जब वह आता है, और जब वह आता है तो ये देख करके अचंभित हो जाता है कि प्रभातकालीन की उस
उस बेला में जब सूरज अपनी प्रथम किरणों के साथ उदित ही हो रही थी कि और सबसे विलक्षण बात यह कि 15 से 20 मिनट का दरमियान या फासला ही हुआ था, वक्त ही गुजरा था और उतना ही कम वक्त में उस लड़की ने, जो खूबसूरत लड़की थी, उसके लिए काफ़ी स्वादिष्ट गर्मा गर्म भोजन बना दिया था। यह देख करके बाला जो है काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाता है कि भला ये कैसे हो सकता है कि मात्र 15 से 20 मिनट में इतना गर्मा गर्म खाना। लेकिन उसने सोचा कि शायद ये इत्तेफाक होगा और जब वो खाना खाने के लिए बैठता है और चूँकि वह काफ़ी ज़्यादा भूखा था, खाना खाने के लिए बैठता है तो उसको ऐसा एहसास होता है कि ज़िंदगी में उसने ऐसा बढ़िया, लजीज, खूबसूरत, स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया था। क्योंकि उस खाने में जहाँ एक तरफ स्वाद था, वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर लगभग 36 तरह का व्यंजन बना हुआ था। यह देखकर वह और भी अचंभित हो जाता है कि भला 15 से 20 मिनट में 36 तरह का व्यंजन भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चूँकि उस पर थकान हावी थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा वो अपने थकान से निढाल हो चुका था और उसके पास इतना सोचने का भी अब शरीर में ऊर्जा नहीं थी, इसलिए अब वह खाना खाने के पश्चात उस खूबसूरत लड़की से कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे आराम चाहिए। लड़की भी कहती है कि ठीक है, तुमको आराम करना है, आराम कर लो, कोई बात नहीं है। अब प्रभातकालीन बेला की जो प्रथम किरण है, जब वह बाहर निकलती है, सूरज की प्रथम जो लालिमा है, अपनी लालिमा से जब धरती को रंग रोगन करना शुरू करती है, तो उसी वक्त खाना खाने के पश्चात जो बाला है गाढ़ी निद्रा में सो जाता है। सोने के पश्चात जब उसकी निद्रा खुलती है तो वह देख करके अचंभित हो जाता है कि वह लड़की जिसको उसने पूर्ण कपड़ों में देखा था प्रभातकालीन बेला में, अब वह लड़की अब अर्धनग्नावस्था में है। यानी कि उसके शरीर पर कपड़े तो है लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा अर्धनग्न है, यानी कि आधे कपड़ों में वह खूबसूरत लड़की है। और प्रभातकालीन जो बेला थी अब वह सायंकालीन बेला में बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी थी। रात का जो स्याह अंधेरा था अब बिल्कुल पूरी तरह से हावी होने लगा था और हर जगह बिल्कुल अब अंधकार की जो स्याह कालिमा रात थी अब वह बिल्कुल पूरी तरह से फैलने लगी थी। अब वह लड़की उसके पास आती है और उसके इरादों को देख करके बाला भांप जाता है कि वह क्या चाहती है और कुछ समय के पश्चात बाला वह देख करके अचंभित हो जाता है कि वह लड़की जो थोड़ी देर पहले अब अर्धनग्नावस्था में थी, अब वह बिल्कुल पूरी तरह से नग्नावस्था में है और वह काम वासना के प्रति काफ़ी ज़्यादा उसकी जो लिप्सा है अब वह बढ़ चुकी है। अब जो बाला है उसको यह समझने में देर नहीं लगती है कि यह खूबसूरत लड़की चाहती क्या है और कुछ ही पलों में वह जो लड़की है, जो खूबसूरत लड़की जो 20 से 22 साल जिसकी उम्र तकरीबन थी, वह बाला के साथ हम बिस्तर होती है और यह एक बार बाला के साथ हम बिस्तर होने का जो सिलसिला चल पड़ता है वह कभी भी ख़त्म ना होने वाले सिलसिला के रूप में बदल जाता है। और बाला जो है उसके साथ इतना इस कदर इस लेवल पर उसके साथ संभोग की प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है कि उसको कभी कभी ऐसा लगता था कि उसके शरीर के अंदर बहने वाले लहू का जो कतरा है उसको बिल्कुल पूरी तरह से निचोड़ा जा रहा है। लेकिन चूँकि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वजह यह थी कि जैसे ही हाँ, मैं ये वाक़या को बताना भूल गया कि जब वो काम वासना में लिप्त थी, तो काम वासना में लिप्त होने के पहले उस लड़की ने क्या किया, चावल के कुछ दाने को उठाया। चावल के कुछ दानों को उठाने के पश्चात तो उसने बाला पर उसको छिड़क दिया। जैसे ही बाला पर उसने उसको छिड़का, वैसे ही बाला को पता ही नहीं चला कि बाला का जो खुद की जो चेतना थी वह बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और बाला को जो भी अब आदेश दिया जाता था उस लड़की के द्वारा, खूबसूरत लड़की के द्वारा, खूबसूरत जादूगरनी के द्वारा, बाला अब उस हर आदेश को बड़ी खुशी के साथ अंजाम दिया करता था। और जैसे ही रात्रिकालीन बेला जो थी वैसे ख़त्म होती थी, वैसे ही उसका फिर चावल के दाने को फिर दूसरे मंत्र का इस्तेमाल करती थी, चावल के दानों को पढ़ती थी और देखते ही देखते जो बाला था अब उसका जो शरीर था तोते के रूप में रूपांतरित हो जाता था। और प्रभातकालीन बेला जैसे ही आती थी उसको पिंजड़े में कैद करके उसको बाहर लटका दिया जाता था। अब बाला को समझने देर नहीं लगी कि वह पिंजड़ा का अब रहस्य क्या था और उसको अब यह एहसास होने लगा था कि हो न हो जिस जगह पर वह पहुंचना चाहता था शायद यह कोई और जगह नहीं बल्कि यही मयंग है, जिसके बारे में वह अपने गुरु के मुख से सुना करता था। बहरहाल चूँकि वह सम्मोहन के प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए वह चाहकर भी उसके सम्मोहन को तोड़ नहीं पाता था। लेकिन और ये अचानक ये सिलसिला जो था तकरीबन 5 से 6 महीने तक यूं ही बदस्तूर चलता रहा और बाला के शारीरिक जो क्षमता थी अब उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आने लगी और जो बाला था वह शारीरिक रूप से अब बिल्कुल निःशक्त रहने लगा। बाला हमेशा इस बात की दुआ करता था कि कभी तो मैं इसके सम्मोहन के जाल से इसका सम्मोहन का जाल टूटे, कभी तो मैं इसके सम्मोहन के जाल से निकलने का दो पल का ही हमको मौका मिले, तब मैं अपने तांत्रिक क्रियाओं का आह्वान करके इसके सम्मोहन को मैं काट दूंगा। और ऐसा
सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब वक्त का कारवां आगे की तरफ बढ़ता है, वक्त का पहिया आगे की तरफ फिसलता है और देखते ही देखते पता भी नहीं चलता है कि कब साल 2 साल यूं ही गुजर जाता है। अचानक जब एक समय ऐसा आता है कि बाला को एक बार मौका मिल जाता है। होता क्या है कि जब काम वासना में जब वो आतुर थी वह लड़की, और जैसे ही वो पिंजड़ा से निकालती है, मंत्रोच्चारण करती है, मंत्रोच्चारण करते ही जैसे ही वह तोता जो था वह इंसानी शक्ल में बदल जाता है, वैसे ही चावल के दानों को प्रहार करके जब वह सम्मोहन के पास में उसको बांधने की जद्दोजहद में लगी होती है, अचानक उस लड़की का, जादूगरनी का जो झोंपड़ी नुमा जो घर था, उसका दरवाज़ा बाहर की तरफ से किसी के द्वारा खटखटाया जाता है। जैसे ही वह उठ करके कुछ पल के लिए जाती है, वैसे ही बाला को कुछ पल का वक्त मिल जाता है और बाला अब अपने तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके जो सम्मोहन था, क्योंकि सम्मोहन में वह अभी बंधा नहीं था, बंधने की दौर से अब वह गुजर रहा था। उसी पल बाला ने अपने तांत्रिक क्रियाओं का आह्वान किया और अपने आप को खुद के सम्मोहन में बांध लिया। और उसके कुछ समय के पश्चात जब वह जादूगरनी आती है, बाला के पास आती है, अब उसको लगता है कि बाला, चूँकि हमेशा वह बाला को सम्मोहन के जाल में बांध करके रखती थी, अब उसको लगता है कि बाला चावल के दानों को फिर से एक बार पड़ती है और बाला पर उसको फूंक मारती है और उसको लगता है कि बाला अब उसका गुलाम है, क्योंकि बाला को हमेशा वह सम्मोहन के जाल में बांध कर रखती थी। लेकिन चूँकि बाला जो था अपने आप को तांत्रिक क्रियाओं के आह्वान से अपने आप को खुद के सम्मोहन के जाल में बांध रखा था, इसलिए उस जादूगरनी का सम्मोहन उस पर काम नहीं आया। अब चूँकि बाला क्या करता है, चूँकि अब उसका सम्मोहन काम नहीं कर रहा था और जादूगरनी को लगता था कि यह जो बाला है वह उसके सम्मोहन के जाल में फंसा हुआ है। अब जैसे ही वह जो जादूगरनी है उठ करके जब दूसरे किसी काम को, किसी वस्तु को उठाने के लिए जब दूसरे सिरे की तरफ घूमती है, वैसे ही बाला चावल के उन गिरे हुए चंद दानों को उठाता है और उस पर अब तांत्रिक क्रियाओं का आह्वान करते हुए सम्मोहन का एक ज़बरदस्त प्रहार करता है। अब वह जो जादूगरनी थी अब वह बाला के चंगुल में फंस जाती है, क्योंकि अब वह बाला के सम्मोहन के जाल में उलझ जाती है। बाला जो है अब चूँकि वह जानना चाहता था कि इंसान को कैसे चिड़िया में, पशु पक्षी में कैसे उसको रूपांतरित किया जाता है, वह उस कला को सीखना चाहता था। वह सीखना चाहता था, अपने गुरु के मुख से उसने सुन रखा था कि जो मयंग के जो तांत्रिक और मांत्रिक है उनको अपने तांत्रिक कलाओं में इतनी ज़्यादा महारत हासिल है कि वे अपने तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा बड़े बड़े विशाल वृक्ष को हवा में उड़ा सकते हैं, जल की सतह पर वे चल सकते हैं, हवा में वो उड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को किसी भी रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इन सारी तिलिस्मी दुनिया को, रूहानी दुनिया को वह नज़दीक से देखना चाहता था और आज किस्मत ने उसको मौका दे दिया। अब वो पहला सवाल पूछता है कि मुझे तांत्रिक क्रिया सीखना है। अब उस लड़की को, जादूगरनी को लगता है कि यह हमारे सम्मोहन के जाल में है, लेकिन वास्तव में वो जो जादूगरनी थी वह बाला के सम्मोहन के जाल में फंसी थी। अब वह जब भी रात्रिकालीन प्रहर आती थी तो वह उस तांत्रिक क्रियाकलापों की गूढ़ रहस्यों को सीखा करता था और जब भी प्रभातकालीन बेला होती थी तो लोगों के चंगुल में न फंस जाए, दूसरी जादूगरनियों के चंगुल में न फंस जाए, इसलिए वह तोते के रूप में रूपांतरित होकर के पिंजड़े में बंद होकर के खुद को काफ़ी ज़्यादा महफूज महसूस किया करता था। कुछ समय के पश्चात वह उसको, जो बाला है, वह उस जादूगरनी को आदेश देता है कि हमारा जो दोस्त है, जो हमारा एक सखा है, तुम्हारे घर के जस्ट सामने एक दूसरी जादूगरनी ने उसको अपने सम्मोहन के जाल में बांध रखा है, तुम जाओ उसको बुला कर ले आओ। यह इधर आदेश देता है, यह उधर जाती है और उसको बुला कर लाती है। दूसरी जो जादूगरनी है वह बाला उसको कहता है उसको बाहर खड़ा करो, इस अति बाला से हमें कुछ बात करनी है। और दोनों एक दूसरे को इस तरह से तांत्रिक कलाओं में चूँकि उनको महारत हासिल थी, तो चूँकि दोनों ने अपने आप को सम्मोहन के जाल में काफ़ी मजबूती से अपने आप को महफूज रखने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का आह्वान किया और दोनों जादूगरनियों को अपने सम्मोहन के प्रबल जाल में बांध दिया। अब जब भी रात्रिकालीन की प्रथम बेला आरंभ होती थी, तब ये दोनों अपने अपने जादूगरनियों जिनके संरक्षण में ये रह रहे थे, ये तांत्रिक क्रियाओं को सीखा करते। और जैसे ही प्रभातकालीन बेला होती, वैसे ही तोते के शक्ल में रूपांतरित होकर के अब पिंजड़े के अंदर खुद को शोभायमान करते, ताकि किसी को इन पर शक न हो। ऐसा करते करते सालों गुजर गया और एक दिन बाला वो सवाल उससे पूछ ही बैठता है कि मैं इस जगह से निकलना चाहता हूँ। जैसे ये सवाल बाला उस जादूगरनी से पूछता है, जादूगरनी कहती है यह असंभव है, यहाँ आना तो आसान है लेकिन जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बाला यही बात अपने गुरु के मुख से सुन रखा था। बाला अब सवाल पूछता है कि क्यों, यहाँ आना तो आसान है, जाना मुश्किल है। जादूगरनी उसको समझाती है कि यहाँ आना इसलिए आसान है कि यहाँ पर
आना इसलिए यहाँ आसान है क्योंकि किसी भी तरह का जो भी इंसान को सहूलियत चाहिए, जो भी इंसान को आकृष्ट करने के लिए, आकर्षण के प्रलोभन के जाल में बांधने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, चूँकि यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं, तो लोग यहाँ वशीभूत होकर के बड़ी आसानी से आ जाते हैं। लेकिन वो जा इसलिए नहीं पाते हैं कि ये जो गाँव है, झोंपड़ी नुमा जो गाँव है, इस गाँव के इर्द गिर्द लगभग मीलों तक एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना कर रखा गया है जिसको पार करते ही सुरक्षा घेरा से आग अपने आप निकलने लगती है और उसकी लपटों में आने पर कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। कोई अगर उड़ कर जाना चाहे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आग की लपटें हैं काफ़ी ऊंचाई तक उसका पीछा करती है। फिर भी ये सवाल करता है भागने का कोई तो जरिया होगा, तो वह सिखाती है हाँ जरिया है। इसके लिए बहुत तुमको तीव्र गति से भागने का विद्या सीखना पड़ेगा, एक ऐसी विद्या जिसके इस्तेमाल से तुम घंटा 2 घंटा में इतनी ज़्यादा तुम दौड़ सकते हो या इतनी दूरी तय कर सकते हो जितना कि कोई 1 या 2 दिन में भी तय ना कर सके। और यह उस विद्या को सीखता है। अब यह प्लानिंग करता है, योजना करता है कि जितने भी तोते हैं जो दूसरे पिंजड़े में बंधे हुए हैं उनको भी ले चलना है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उतने सारे तोतों को लेकर जा करके अपने साथ ले जाना, पूरी महफूजियत के साथ ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए ना चाहते हुए भी अपने मन को ये मारते हैं और अब बाला और तिबाला अब योजना बनाते हैं, एक ऐसी योजना जिसको अंजाम देना, जिसको उसके मकसद तक पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन चूंकि ये धून के पक्के थे और तांत्रिक कलाओं में इनको महारत हासिल थी और इन्होंने उन जादूगरनियों से जो सीख रखा था उस पर भरोसा करते हुए अब ये वहाँ से भागने का योजना बनाते हैं। जैसे ही वे अब चूँकि योजना बनाते हैं, चूँकि उनको पता था कि रात्रिकालीन प्रहर में भागेंगे तो रात्रिकालीन प्रहर में इन जादूगरनियों की जो शक्तियाँ होती है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि काली शक्तियाँ जो ब्लैक मैजिक होती है उनकी जो पावर होती है वह काफ़ी ज़्यादा रात्रिकालीन प्रहर में बढ़ जाती है। लेकिन प्रभातकालीन बेला में जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले उनकी जो काली शक्तियाँ हैं वह काफ़ी ज़्यादा शिथिल पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। अब वे अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए योजना बनाते हैं कि प्रभातकालीन बेला की प्रथम प्रहरी में हम लोग यहाँ से निकल भागेंगे। जैसे ही भागते वहाँ पर तो जैसे भागते हैं तो जैसे वह प्रवेश द्वार से निकलते हैं तो सब कुछ शांत रहता है। लेकिन जैसे ही चूँकि उस जादूगरनी ने बता रखा था कि जैसे ही तुम इस मीलों दूर जब एक खास दूरी को जब तुम तय करोगे तो वहाँ पर पहुँचते ही वहाँ की जो सुरक्षा घेरा है वह आग के लपटों से गिर जाएगा और उसकी जो लपटें हैं वह काफ़ी दूर तक आसमान को छूती हुई लपटें निकलेगी, जिसको पार कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन चूँकि धून के पक्के थे, तंत्र कलाओं में महारत थी और इन्होंने उनसे काफ़ी ज़्यादा तंत्र सीख रखा था, तो जब भागने की बारी आई तो उसने उस तंत्र विद्या का प्रयोग किया जिसमें उस जादूगरनी ने बताया था कि तुम 1 या 2 घंटों में जितनी दूरी तय करोगे उतना लोग 1 या 2 दिन में तय करेंगे। उसने उस तांत्रिक क्रिया का आह्वान किया और जो सफ़रनामा था काफ़ी तीव्र गति से उसने भागना शुरू कर दिया। लेकिन जब उस सुरक्षा घेरे पर पहुंचते हैं जो आग की लपटों से घिरा हुआ था, जैसे ही वह पहुंचते हैं वह घेरा आग की लपटों से गगनचुंबी इमारतों की तरह उनके रास्ता को सीना तान करके उनके रास्ता को रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है। तब वे उन तांत्रिक क्रियाकलापों का इस्तेमाल करते हुए तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से उन्होंने उन जादूगरनियों से सीख रखा था कि पेड़ को, बड़े बड़े बट वृक्ष को हवा में कैसे उड़ाया जाता है। अब बड़े बड़े जो बट वृक्ष थे उन्होंने 2 वृक्ष को हवा में हाँक दिया और जो वृक्ष था हवा में उड़ता हुआ आसमान की बुलंदियों को चूमता हुआ इस पार से उस पार अब उड़ने के लिए बेताब हो गया। लेकिन यह देखकर अचंभित हो जाता है कि जो हवा में जो गुंजित होने वाले जो फिजा थी अब उनको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह काले और केवल काले ही चेहरे दिख रहे थे। यानी कि उस झोपड़ीनुमा घर में जहाँ पर ये सालों अपना व्यतीत किए थे वहाँ पर केवल खूबसूरत लड़कियाँ उनको दिख रही थी, लेकिन अभी हवा में जो मंजर था वहाँ पर केवल काली बहुत बूढ़ी औरत उनको दिख रही थी, जिनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा विभत्स था, काफ़ी ज़्यादा डरावना था और वे उनके रास्ते को रोक करके खड़े हो गए थे। और ये बाला और अतिबाला जब वहाँ से निकलते हैं तो निकलने के क्रम में अपनी दास्तान में वो बताते हैं कि जब हम लोग पेड़ को उड़ा करके हवा में जब उड़ रहे थे तो उड़ने के क्रम में हमने देखा कि जब वे तांत्रिक क्रियाओं का जब वे इस्तेमाल करते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि आसमान बिल्कुल पूरी तरह से कुहासों से ढक गया है। यानी कि उस कुहासे के एक पार से दूसरी पार देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था और ऐसा लगता था जैसे कि बादल में जब हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे और जब वे जो जादूगरनियाँ थी अपनी
बत्तियों का इस्तेमाल करती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि जैसे बादल फट गया हो, ऐसा लगता था जैसे बिजली चमक रही हो। बहरहाल अब हम दोनों के बीच जो जंग था काफ़ी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। वो ऐसे तांत्रिक कलाओं का इस्तेमाल करती थी कि एक ही पल में लगता था कि पूरा जंगल में आग लग गया है, तो दूसरे ही पल लगता था कि जैसे बारिश हो रही हो। एक पल ऐसा लगता था कि जैसे रेतीली आंधी चल रही हो, तो दूसरी पल ऐसा लगता था कि जो वातावरण है, जो परिवेश है, वह बिल्कुल स्याह घूप अंधेरे से ढक गया हो। लेकिन किसी भी तरह से हमने अपने तांत्रिक क्रियाओं का इस्तेमाल किया और ख़ुद को महफूज रखते हुए काफ़ी मुश्किल से उनके सीमाओं से परे में पहुंच गया और इस तरह से हमने अपनी जान बचाई। आगे चल कर के वे जब जब उनकी जीवनियाँ लिखी गई, बाला और अतिबाला नामक जो तांत्रिक थे बनारस की गलियों में, जिसने काफ़ी ज़्यादा अपनी ख्याति अर्जित की, जब उन्होंने इस अपने सफ़रनामे को जब एक कहानी का रूप दे करके आम लोगों तक जब इसको पहुंचाया, तो आम लोग इस बात को सुन करके काफ़ी ज़्यादा अचंभित थे कि सचमुच भारत की जो धरती है वह ऐसे ही सांस्कृतिक धरोहरों या फिर तांत्रिक धरोहरों के रूप में यूं ही उसको नहीं जाना जाता, या यूं ही उसे स्पिरिचुअल कंट्री के नाम से वैश्विक पटल पर नहीं मापा जाता। तो दोस्तों, आज इस कहानी में केवल इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी में एक नए अंदाज के साथ। तब तक दोस्तों